हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। और आज ही 4 फरवरी 2025 हम आपके लिए थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये फाइनली लेकर आ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गाइज, इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों वीडियोज आपको दे चुके हैं। नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस वहां पर हमने कवर किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके लगातार क्वेश्चंस आगे भी बन रहे हैं, है ना। और इस वीडियो में भी लगभग हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। सो सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की आपको PDF मिल पाए प्रॉपर तरीके से, तो आप एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं ग्रुप वगैरह में, तो आप मैसेज ना करें, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दें। और जो PDF है प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या है कि कुछ चीज़ें उसमें और एड ऑन करनी है और कुछ चेंजेस करना है, यानी कि करेक्शन करना है PDF में। उसके बाद में हम आपको प्रॉपर तरीके से एक साथ सारी PDF दे देंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें। सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित अरेंजमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो। PDF के लिए हम एप्लीकेशन पर ये डलेगी तो तुरंत अपडेट डाल देंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर का। हमारा आज का थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है हमारे पास में आ चुके हैं, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर का आज का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आ चुका है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, गुजरात का जो जूनागढ़ है इसके पास में गिरनार पहाड़ियाँ यहाँ पर ये देखने को मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये, जो कि आपका गिरनार गुजरात में स्थित है ना। तो यही ऑप्शन में दे रखा था, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख, है ना, गुजरात के जूनागढ़ के पास में जो गिरनार पहाड़ियाँ है यहाँ पर स्थित है। और ये जो शिलालेख है पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। इस शिलालेख के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। शिलालेख, ये जो शिलालेख है शुद्ध संस्कृत में लिखा गया और भारत का पहला अभिलेख है। ये जो शिलालेख है काव्य छंद के लिए प्रसिद्ध है स्पेशली। और ये शिलालेख सुदर्शन झील है, इससे जुड़ी जानकारी बेसिकली ये देता है, यहीं पास में आपको देखने को मिलती है। ये शिलालेख रुद्रदामन के शासनकाल, विजयों, वंशावली, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी देता है। और ये जो शिलालेख है भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शिलालेख के साथ ही अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। गाइस, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। क्लियर है। स्पेशल ऑफर के थ्रू आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। अभी जो आपकी एग्जाम में 3 शिफ्ट अभी तक आपकी हो चुकी हैं आज की, तो तीनों शिफ्टों में अभी तक जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डले हैं। आप चाहे तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं और आप खुद एक बार देखकर चेकआउट कर सकते हैं, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से आप जाइए और जरूर से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आप जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्कोर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाया कि क्वेश्चंस क्या था, या तो क्वेश्चंस 3 टाइप के हमने डाल दिए, इन्हीं में से होगा। पहला है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 है आपका आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होती है, तो कोई व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो एलिजिबल होगा राज्यपाल बनने के लिए, है ना। तो ये 3 टाइप की क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए। अगर आगे से बने तो आप याद रख लीजिएगा। देखिए, आर्टिकल 155 ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य के राज्यपाल के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं, जैसे कि सरकार की नियुक्ति और शक्तियां जो है, जैसे कि सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त की जा सकती हैं। क्लियर है। और राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और
यहाँ पर कुछ सिचुएशन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय व्यवस्था का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकार जो है, तो राज्य सरकार के बीच में ये एक सेतु का काम करते हैं, है ना। केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु का काम ये राज्यपाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष क्रांति किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष जो क्रांति है ये कृषि उद्योग से रिलेटेड है। कृषि उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति कृषि उद्योग से संबंधित है। ये फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन का एकीकृत विकास है। इसमें अन्य सभी कृषि क्रांतियों का एकीकरण शामिल है, यानी कि अन्य जितनी भी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हैं सभी को मिलाकर ही इंद्रधनुष क्रांति है। ये अगर ऐसे आपसे पूछे जाए कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है और ऑप्शंस में दे रखे आपको श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, तो ये सभी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सभी इसी के अंतर्गत आती है, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत। जैसे कि ये दे रखा है, इसमें अन्य सभी क्रांति, कृषि जो क्रांतियां हैं इनका एकीकरण शामिल है, जैसे कि हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि। और इंद्रधनुष क्रांति के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, है ना। क्या क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार करना होगा। पंजाब और हरियाणा जैसे जल संकट वाले जो क्षेत्र हैं इनमें फसल विविधीकरण, भूमि प्रदर्शनी के लिए प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देना, कृषि प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना, कृषि में रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि में आय की वार्षिक वृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना, ये भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक कोई योजना थी जो कि मोदी जी ने चालू की थी, पीएम मोदी ने चालू की थी, कोई योजना थी, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया योजना का नाम कि क्या थी। अगर मिलता तो हम आपको जरूर से बता पाते। थोड़ा सा हिंट हम आपको यहाँ पर कुछ योजनाएं बता रहे हैं मोदी जी की जो उनके द्वारा शुरू की गई है ना, जो आगे आपके एग्जाम में 100% बनने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन बना है तो आगे भी आपका बनेगा। हमने देखिए सेकंड शिफ्ट में आपको बोल दिया था कि राज्यपाल वाला अच्छे से देख लीजिएगा, आपका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल से क्वेश्चन बनेगा। फाइनली मुख्यमंत्री से आपका क्वेश्चन इस शिफ्ट में बन चुका है, जो कि हम आगे आपको कवर करवाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है पीएम मोदी योजना वाला, तो पीएम मोदी ने अब तक कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि पहले ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको PMJDY बोला जाता है। सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये बेसिकली शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर अपन बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है PMUY, गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती आवास सुविधा प्रदान करने या उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। मेक इन इंडिया जो है देश में निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। स्टार्टअप इंडिया जो शुरू किया गया, ये नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया, है ना। ये योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई। आयुष्मान भारत जो योजना है ये गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने के लिए शुरू की गई। और स्वच्छ भारत अभियान ये पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो सारी योजनाएं हैं, इन्हीं में से आई थिंक आपको बना होगा, अगर कोई और भी बना होगा तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वृद्धि दर जो है किस राज्य में थी? तो ये मेघालय इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है ये सबसे ज़्यादा थी। तो मेघालय में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या जो है 27.82% तक बढ़ी थी। वहीं नागालैंड की अगर अपन बात करें तो इसमें जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा मेघालय, सबसे कम नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी कुछ और चीज़ें आप जो आपकी पता होना चाहिए आपको। 2011 से देखिए 2001 से 11 के बीच भारत की जो जनसंख्या ये 17.7% बढ़ी थी। और 2001 से 11 के बीच बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये 25.1% थी। 2001 से 11 के बीच अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ये 25.9% रही थी, है ना। इसी तरह अगर अपन मिजोरम की बात करें तो ये थी 22.8%। उड़ीसा की जो थी ये थी 14%, है ना। इसके अलावा जो आपका पश्चिम बंगाल है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से 11 के बीच में 13.90%।
हाँ 13.90%। और वही कर्नाटका की अगर अपन बात करें तो ये थी 15.7%। तो ये स्टेट की इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेसिफिक स्टेट ही पूछा है कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की मेजर की गई है। तो ये इसीलिए हम आपको स्टेट का नाम हमने बताया जहाँ की मैक्सिमम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपका, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। मोस्ट क्वेश्चंस आपका आगे इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। या राज्यपाल आप अच्छे से निपटा लीजिएगा ये टॉपिक, और मुख्यमंत्री वाला है ना। इसके साथ साथ आप डिप्टी सीएम भी निपटाइएगा क्योंकि वहां से भी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और बने थे, इसलिए हम पहले ही आपको बता ही दे रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। तो तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री इनका नाम है M.K. स्टालिन। इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इनका पूरा नाम है। भारतीय तमिल राजनेता है और जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में ये सेवारत है। 28 अगस्त 2018 से द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म पार्टी है, इसके अध्यक्ष रूप में इन्होंने काम किया है। डीएमके की बात करें, डीएमके ही इस पार्टी का शॉर्ट नेम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का जो शॉर्ट नेम है ये डीएमके है ना। तो डीएमके जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारत का एक राजनीतिक दल है जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो डीएमके इसके संस्थापक कौन है, तो CN अन्नादुरै आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है। तो ये अरब सागर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। भारत को पश्चिम से अरब सागर घेरता है और यह उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। तो भारत को घेरने वाले अन्य जो जल निकाय है इनमें दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर कई बंदरगाह है जैसे कि कांडलम, मझगांव है ना, JLN बंदरगाह, इसके अलावा नावा सेवा हो गया, मर्मागो, मंगलोर और कोचीन बंदरगाह, ये कुछ बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1968 में 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैजयंती माला। यानी कि 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस नर्तकी को, है ना, वैजयंती माला करेक्ट आंसर रहेगा। एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और गायिका ये हैं। इनको गाइस 1968 में पद्मश्री, और यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इनको पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो 1968 में तो पद्मश्री मिला और पद्म भूषण मिला है 2011 में, है ना। प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वहीं भारतीय सिनेमा की उन महान अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में फिल्मों में अपना अमिट प्रभाव छोड़ा था। वैजयंती माला बाली एक अभिनेता, नर्तकी, सिनेमा, नृत्य और गायन के बारे में बात करती हैं और उन्होंने शास्त्रीय नृत्य शैली को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया था। तो वैजयंती माला जो है ये एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी, सांसद है। हिंदी जो सिनेमा है इसकी पहली महिला सुपरस्टार के रूप में इनको माना जाता है और कई प्रशंसाओं की प्राप्त करता है जिसमें 2 BFJ पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है यानी कि जो मैदान होता है खेल का बास्केटबॉल का, उसको कोर्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपका पिछली बार जो GD का एग्जाम है क्वेश्चन बना था कि बास्केटबॉल के जो खेल का मैदान होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसी तरह आपका हर अलग अलग जो खेल है इनके खेल के मैदान का नाम पूछा जाता है ना। तो बास्केटबॉल वाला कोर्ट रहेगा। कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई पूछी है तो ये हो जाएगी, लंबाई रहेगी 28 मीटर, चौड़ाई रहेगी 15 मीटर। फिट में पूछा जाए तो लंबाई 94 फीट रहेगी और जो देखिए लंबाई जो रहेगी ये 94 फीट रहेगी, चौड़ाई रहेगी 50 फीट, है ना। फिट में चौड़ाई में दोनों में हमने डाल दिया है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर होती है जो NBA के मानक के अकॉर्डिंग रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FIBA मानक में लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर होती है ना। तो इंटरनेशनल लेवल का अलग याद रखना है और आपका बाकी नॉर्मली NBA वाला अलग याद रखना है आपको, है ना। दोनों में अलग अलग चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 28 मीटर है तो यहाँ पर 26 मीटर है और यहाँ पर 15 मीटर है तो यहाँ 14 मीटर है। अब बास्केटबॉल जो कोर्ट है इसके बारे में कुछ और ज़रूरी बातें। तो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है ये आयताकार होता है। कोर्ट की सतह जो है सपाट और कठोर होती है। कोर्ट के दोनों छोरों पर टोकरी होती है। इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में आप आमतौर पर मेपल की लकड़ी का फर्श होता है और बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केट 3 बिंदु आर्क, फ्री थ्री लाइनें और हाफ कोर्ट लाइन होती है। बास्केटबॉल रिम यानी कि हुप का व्यास जो है 18 इंच होता है और बैक बोर्ड की जो चौड़ाई है 6 फीट होती है, ऊंचाई होती है 3.5 फुट। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया आंदोलन का जो उद्घाटन किया ये किसने किया था।
तो फिट इंडिया आंदोलन का जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को पूरे देश में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। फिट रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत का उनका लक्ष्य है और लोगों की जीवन शैली पर सख्त नियंत्रण रखने का आह्वान किया। फिट इंडिया आंदोलन का जो उद्घाटन है इन्होंने किया 29 अगस्त 2019 को। ये डेट आप याद रखिएगा। ये जो दिन है क्रीड़ा दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद किया जाता है ना इनको। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन अभी सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, वापस से रिपीट हुआ है ना। तो क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, जो पैटर्न है उसे के अकॉर्डिंग सारी चीजें एज इट इज बन रही है। कुछ भी यहाँ पर ज्यादा इतना चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उससे अगर आप करेंगे तो और अच्छे से आप अपना बेसिक क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न अभी बन रहा है, अभी आपका 3 पेपर हो चुके हैं, 3 शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं। इसमें जो पैटर्न देखा है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस वहां से हमने उसी के अकॉर्डिंग पूरी टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है। तो आप जाकर चेकआउट करें, 100% आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है वही देखने को मिल जाएगा, है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आप काफी हद तक अपना स्कोर भी वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं भरतनाट्यम वाली। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लियर है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई है। ये जो नृत्य रूप है दक्षिण भारत में धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकरम, है ना, इसका नाम याद रखना है, शिल्पातिकरम। इसमें भरतनाट्यम का वर्णन है। और संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियां जो है इनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान करती है। इन 8 को नाम आप याद रखना है आपको। देखिए नृत्य जो है भरतनाट्यम की सबसे पहले बात करते हैं, इसका संबंध तमिलनाडु से है। कथक का है उत्तर भारत से, यानी उत्तर प्रदेश वाला एरिया, पश्चिम और मध्य भारत, है ना। कथकली की बात करें केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है। तो ये सारे स्टेट आपको बिन दे के याद हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर यूज करेंगे तो। देखिए कथकली और ये जो मोहिनीअट्टम है दोनों एक ही स्टेट का है, केरल का। ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये बचे आपका ओडिसी और मणिपुरी। तो ये ओडिशा में ओडिशा, मणिपुरी में मणिपुरी, दोनों ये याद हो जाएंगे इस तरह से। सत्रिया वाला याद रखिएगा, सतीरिया असम, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 ही बचेंगे। तो कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश, ये भी ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बचेगा। कथक क्योंकि उत्तर भारत से रिलेटेड है ना, बड़ी आसानी से याद आपको सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आर वेंकट राव किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासक और राजनेता है ये आर वेंकट राय। इनका नाम है राय वेंकट राव, है ना। टी वेंकट राव जन्म के समय का नाम है, जिसे वेंकट राव भी लिखा जाता है। एक भारतीय प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने 1821 से 29 और 1838 से 39 तक त्रावणकोर के दीवान के रूप में काम किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है ये क्या है? तो बर्मी हो जाएगा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। और म्यांमार की जो राजधानी है नायपियाडो है, नायपियाडो, है ना। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। और राष्ट्रीय जो फूल है ये नर्रा है। तो ये देख लीजिएगा एक नज़र, अगर आगे से क्वेश्चंस बने तो आप देख लीजिएगा उसके लिए। और जोखड़ा जो है भूटान की आधिकारिक भाषा है ना, भूटान। और म्यांमार की कौन सी है? बर्मी हो जाएगी। गाइस देखिए यहाँ पर ये हमारी स्पेशल ई बुक है गाइस, ये जीके के लिए स्पेशल ई बुक है, आप सभी के लिए स्टैटिक जीके वगैरह सारा कुछ है इसमें, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी स्टैटिक जीके, है ना, सब कुछ है इसमें। ये स्पेशली आप सभी लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमने लॉन्च किए हैं। तो ये जो ई बुक है ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, यानी कि अभी 2024 और 25 का जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस TCS के द्वारा पूछे गए हैं, है ना, उसी के बेस पर पूरी ये है पूरी ई बुक हमारी। नए क्वेश्चंस का समावेश है इसमें। और अगर अभी तक आपने डेमो नहीं देखा है तो एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर ई बुक वाला एक आइकन आपको मिलेगा, एक बटन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा डेमो चेकआउट करिएगा। और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल ऑफर के थ्रू आप काफ़ी कम प्राइस में अभी इसको अगर परचेस करेंगे तो ये मिल जाएगी। 1500 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से नए पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। पूरी ई बुक खासकर आपकी SSC और रेलवेज की जो एग्ज़ाम है इनके लिए सबसे अच्छी ई बुक ये रहेगी। तो एक बार जाकर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की
भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका करेक्ट आंसर रहेगा। श्रीलंका की भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और श्री जयवर्धनपुरा जो है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के पास में राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? तो सैन्य और राजनयिक जो शक्तियां हैं ये नहीं होती हैं। राज्यपाल के पास सैन्य और राजनयिक शक्तियां नहीं होती हैं, ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है। राज्यपाल के पास में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती है। राज्यपाल की शक्तियां भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या शक्तियां होती है। तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा में पेश किए गए विधेयक को पारित, रोका, लौटाया या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ये सारे अधिकार या शक्तियां राज्यपाल के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन आपका बना है ना, मौर्य काल से रिलेटेड। तो गाइस देखिए यहाँ पर मौर्य काल से अगर बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक आपको बताइए चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो बिंदुसार इनका नाम है। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृद्धरथ, है ना। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो ये वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्योत्तर काल जो है ये क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल है, जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा है, मौर्योत्तर काल इसको कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण था ये क्या था? तो आसपास के क्षेत्रों में लोहे के औजारों और हथियारों का नियमित इस्तेमाल, ये मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाली किताब कौन सी थी? इंडिका है इसका नाम। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला जो पुरातात्विक स्थल है ये है बैराट, इसका नाम है। तो ये सारे मौर्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने कवर करवा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बने हैं और आपका जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें करीबन 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे पंचवर्षीय योजना से बने थे। तो जो टॉपिक हम आपको लगातार बता रहे हैं उन टॉपिक को आप कवर करते चलिएगा, नहीं तो एक साथ फिर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और फिर आपका काम और बढ़ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को अच्छे से निपटाते चलिएगा। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है जो कि हम ऑलरेडी आपको कवर करवा रहे हैं। हद से ज़्यादा काम तो आपका हम ही करवा दे रहे हैं क्योंकि सारी डिटेल हम आपको खुद बताने के साथ साथ याद भी करवा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। भारत ने अपनी पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये साल 1951 में शुरू की थी, 1951 में, जो कि 1951 से 56 तक ये चली थी। क्लियर है? हेरोडोमल मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता ही है, जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पंचवर्षीय योजनाएं FIPS है ना, केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी, 1928 में सोवियत संघ ने, है ना। तो ये जो पंचवर्षीय योजना इंस्पायर्ड है ये कहाँ से इस्तेमाल, है ना, ये यहीं से ली गई है, सोवियत संघ से। चीन भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को इस्तेमाल करता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और परिवहन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ये सारी जो चीजें हुई थी ये पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जितना भी विकास हुआ था ये उसी के अंतर्गत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें तो करंट अफेयर से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं, है ना, करंट अफेयर के, तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम किया है? तो ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से बाहर आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने के लिए इन पहलुओं पर काम किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई और जीवन स्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद से, है ना। अनुच्छेद से एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिला है कि क्या पूछा गया है, क्लियर है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हम सारे कवर करवा देते हैं क्योंकि डेफिनेटली आपका क्वेश्चन तो इससे हर दिन हर शिफ्ट में बनता है। तो भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे पहले नंबर पर है आर्टिकल 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद जो 12 है राज्य की परिभाषा
को डिफाइन करता है या फिर इसका प्रावधान देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 14 है ये समानता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं करंट अफेयर वाली, अभी हाल ही में यूसीसी किसने लागू किया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ये किया है उत्तराखंड ने, यूके ने, है ना, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 44 में आता है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 370 है ना, आर्टिकल 370 अनुच्छेद जो है ये जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार से रिलेटेड है, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 51A की बात करें, नागरिकों के कर्तव्य से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता हो गया। आर्टिकल 64 जो है अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के सदस्य के बारे में प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 124 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन इससे संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अभी हमने कवर करवाया ऊपर आपको। आर्टिकल 368 तो अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान में संशोधन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 360 जो है ये आपातकाल की स्थिति से के बारे में है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल के अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है। हरियाणा और पंजाब में बसंत पंचमी का पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे भारत में ही मनाई जाती है, आप सभी को बताइए, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेशली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाता है, तो यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में खासकर बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लोग नीले कपड़े पहनकर मंदिर और गुरुद्वारे में जाते हैं। यहाँ खेतों में हल चलाकर फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना की जाती है। राजस्थान में भी बसंत पंचमी जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कब मनाई जाती है ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू जो महीना है उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी कम लोगों को पता रहता है। तो ये जो है माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में होती है। सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी का विशेष संबंध सरस्वती देवी से है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। खासकर शिक्षा और विद्या से जुड़े लोग इस दिन अपनी किताबों और कलम की पूजा करते हैं, है ना। वसंत ऋतु का जो स्वागत है, इसके लिए भी एक खास है वसंत पंचमी, क्योंकि ये जो त्योहार है वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। जब मौसम में बदलाव आता है और ठंड की समाप्ति होती है, तो वसंत पंचमी आपको स्पेशली वसंत ऋतु का स्वागत इससे ही रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि हमें मिले थे। हमने पूरे लगभग ऑथेंटिक जो रियल क्वेश्चंस थे वो कवर करवा दिए। कुछ और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास में जो कि हमें मिले थे, जैसे कि पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे बताया। पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन था, भाषा से संबंधित था, नीतियों से था, और साइंस से नाव वाला प्रश्न था। इस तरह से हमें क्वेश्चंस बताए, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस थे नहीं थे, जो था हमने क्लियर आपको कर दिया है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। उनके भी हम फटाफट क्वेश्चंस कवर करवा देते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 में अभी आपको मिल जाएगी। अगर इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है। अभी जो पैटर्न बन रहा है आपका एसएससी जीडी में एग्जाम में, उसी पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये आरपीएफ कांस्टेबल की है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी की है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये भी 79 की है ओनली, है ना, जाकर चेकआउट करिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, मध्य प्रदेश ग्रुप 4 और मध्य प्रदेश एमपीएसआई, इन सभी की अवेलेबल है। चेकआउट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। और हमारी स्पेशल ई बुक है जीके, स्टैटिक जीके, नेशनल जीके के लिए, तो उसको भी जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है दुराग्रह का विलोम शब्द क्या है ना, ये क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा है आपसे। उन्नति का विलोम पूछा है ना। जादू टोना कौन से वेद से संबंधित है। हाथ का मेल होना मुहावरे का अर्थ पूछा है। जो किसी से संबंध नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके हिंदी में पूछे गए। गद्यांश से 5 क्वेश्चंस बने हैं आपके। रचनाएं पूछी गई। विलोम से 2 क्वेश्चंस बने हैं। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन बना है। तत्सम तद्भव पूछा गया। बहुवचन से 2 क्वेश्चंस थे और वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन था। मुहावरे से 1 क्वेश्चन था। पैरा जंबल से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। मैथ्स में बात करें, परसेंटेज से 3 क्वेश्चंस थे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस थे। सीआईएसआई से आपका 2 से 3 क्वेश्चन था। एवरेज से 2 क्वेश्चंस थे आपके।
इसके अलावा DI से क्वेश्चन था आपका, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था, रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन थे, पाइप और टंकी से आई थिंक बना था, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, एजेस वाला था, टाइम एंड वर्क से एक था, रेशियो से आपका 2 क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन था, है ना। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, इसके अलावा नंबर सीरीज से एक, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन था, एनालॉजी से था 5 से 3 था, डाई से मैथमेटिकल ऑपरेशन आई थिंक देखने को नहीं मिला, सिलोजिज्म से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन था, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से 2 था, मिसिंग नंबर से भी 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा फिगर सीरीज था, वर्ड फॉर्मेशन नहीं देखे, वर्गीकरण से भी नहीं दिखा, सिमिलर सेट से क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे और पजल भी एक आपकी आई थी, है ना। ये देख सकते हैं आप, पूरा हमने आपके इसके लिए डाल दिया है ताकि आपको बिलीव हो जाए यहाँ से कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट जो आ रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं। आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया, यहाँ पर डालना पॉसिबल नहीं हो पाता इतना सारे PDF स्क्रीनशॉट वगैरह, है ना। तो हमने ये इसीलिए डाला है ताकि आपको भी पता रहे कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है और रियल है, 100% रियल चीज़ें ही हम आपको बताते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं इन सभी टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जिनका एग्जाम थोड़ा देर टाइम है उनके लिए पर्याप्त समय है और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी आपको ई-बुक भी हमारी मिल जाएगी, जहाँ आप लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिएगा सिर्फ 79 में। तो वहाँ पर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके टेस्ट अटेम्प्ट करके आप एग्जैक्ट पैटर्न जो है उसी की तैयारी आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी काफ़ी हद तक अपना स्कोर जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारी SSC GD वाली, ये RPF कांस्टेबल की है और ये RRB NTPC की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर विजिट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर है जाकर। इन नंबर पर डाउट है कोई तो इन नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। और इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।